मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज के इस वीडियो में मैं आपको वाक्य विचार के बारे में डिटेल जानकारी देने जा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शब्द विचार के बारे में बताया था, और आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी भाषा के 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हमारे हिंदी भाषा में किस तरीके के वाक्य का संगठन होता है, उसकी डिटेल जानकारी आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि भाषा का प्रमुख लक्ष्य विचारों का संप्रेषण करना है, यानी कि मेरे मन में जो भाव और विचार आ रहे हैं उन विचारों को अभिव्यक्त करना, दूसरों तक पहुंचाना, दूसरे उसको समझें। इस दृष्टि से वाक्य का विशेष महत्व है, क्योंकि वाक्य पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति कराता है। इसीलिए हमारे जो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं पाणिनि, उन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में भाषा का आरंभ वाक्य से ही माना है। वैसे तो शब्द भी अपने आप में सार्थक होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, परंतु किसी भाव की अभिव्यक्ति तभी हो पाती है जब सार्थक शब्दों का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, और विचारों की अभिव्यक्ति वाक्य से ही होती है, शब्द या पद से नहीं हो पाती। इसलिए भाषा वैज्ञानिक वाक्य को भाषा की सार्थक एवं सत्तापूर्ण इकाई मानते हैं। आइए हम देखते हैं वाक्य का अर्थ क्या होता है। वाक्य मतलब विचार की व्यक्त अवस्था। मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं, जो भाव चल रहे हैं, उनकी जो प्रकट अवस्था है, उनको मैं कैसे प्रकट कर रही हूँ, उसकी व्यक्त जो अवस्था है, जो दूसरों के सामने प्रकट हो रही है, उस अवस्था को वाक्य कहते हैं। इसीलिए विचार की अभिव्यक्ति वाक्य के माध्यम से ही मानी जाती है। महर्षि जैमिनी के अनुसार एकार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, और महर्षि पंतजलि के अनुसार सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्दों के सार्थक मेल को जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट करता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सार्थक पदों, अब यहाँ पे पद शब्द का ध्यान रखना आप, पद क्या है? पद और शब्द में बहुत बारीक सा अंतर है। कोई भी शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो उसको हम शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। तो जो वाक्य है वो शब्दों का समूह है, उसमें शब्द प्रयुक्त हो गए, इसलिए वाक्य में वो शब्द पद कहे जाते हैं। तो इसलिए निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सार्थक पदों का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में बंधकर एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करता हो, वो वाक्य कहलाता है। वस्तुतः वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, खुशी खेल रही है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ये पदों का समूह है, इनका जो क्रम है वो एक व्यवस्थित व्याकरण सम्मत व्यवस्थित क्रम है, जो एक पूर्ण अर्थ हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। इनके आधार पर हम वाक्य की विशेषताएं देखते हैं। जो हमने ऊपर जितना कुछ पढ़ा है वाक्य के बारे में, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि परिभाषाओं को टुकड़े टुकड़े कर दो, विशेषताएं बन जाती है, और विशेषताओं को आपस में जोड़ दीजिए, परिभाषा या अर्थ बन जाता है। तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर हमारे सामने वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहली विशेषता क्या है? विचारों के संप्रेषण की दृष्टि से वाक्य भाषा की लघुतम, पूर्ण एवं सार्थक इकाई है। भाषा वाक्य, जो वाक्य होता है वो भाषा का चरम अवयव है। वाक्य एकात्मक शब्द भी हो सकता है, मतलब एक ही शब्द का भी वाक्य हो सकता है। जैसे मैंने कहा, क्या तुम्हें खाना खाना है? जवाब आया हाँ। अब ये हाँ एक शब्द है, लेकिन इसका पूरा अर्थ क्या है? हाँ मैंने खाना खा लिया, ठीक है ना। तो एक शब्द का भी वाक्य हो सकता है। वाक्य के पद क्रमबद्ध होते हैं। जैसे हमारे हिंदी में जो इसके वाक्य का जो क्रम है पदों का, वो है पहले कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, और कर्म के बाद क्रिया। वाक्य के सारे पद साकांक्ष होते हैं, यानी कि एक दूसरे की आकांक्षा करते हैं। वाक्य का उद्देश्य पाठक और श्रोता के भावों को जागृत करना होता है, और वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है, और जो वाक्य होता है वो पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। तो ये थे वाक्य की विशेषताएं। अब हम देखते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या है, जिनके बिना वाक्य बन नहीं सकता है। वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा पदक्रम, और छठा अन्वय। आइए देखते हैं सार्थकता क्या है। वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग होना
चाहिए, बहुत जरूरी है। निरर्थक शब्दों के प्रयोग से भाव अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। बावजूद इसके कभी कभी निरर्थक से लगने वाले पद भी भाव अभिव्यक्त करने के कारण वाक्यों का गठन कर बैठते हैं। जैसे तुम बहुत बकबक कर रही हो, चुप भी रहोगी या नहीं। इस वाक्य में बकबक एक निरर्थक सा शब्द लग रहा है, परंतु अगले वाक्य में ही जैसे हम अगले वाक्य को पढ़ते हैं इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन ये तय है कि जो वाक्य का गठन होगा उसमें जो शब्द होंगे वो शब्द सार्थक शब्द होंगे, सार्थक पद होंगे और उस वाक्य का भी कोई सार्थक अर्थ निकल रहा होगा। योग्यता वाक्यों की पूर्णता के लिए उसके पदों, पात्रों और घटनाओं आदि का उनके अनुकूल होना अति आवश्यक है। अर्थात वाक्य लिखते या बोलते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना होता है। मैं आपको योग्यता ढंग से समझा रही हूँ कि किसी वाक्य की योग्यता क्या होती है। देखिए, पद प्रकृति विरुद्ध नहीं होने चाहिए। हर एक पद का अपना एक स्वभाव या धर्म होता है। यदि कोई कहे कि मैं आग खाता हूं तो अर्थ स्पष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आग खाई नहीं जाती। इसके अतिरिक्त यदि कहा जाए कि मैं आम खाता हूं तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आम तो खाने की वस्तु है। इससे वाक्य में योग्यता आ गई। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो वाक्य के शब्द हैं, वाक्य के जो पद हैं, वो पूरी तरीके से प्रकृति के अनुकूल होने चाहिए। दूसरा मैं उदाहरण आपको बता दूं कि जैसे जो वाक्य के जो शब्द हैं वे समाज, इतिहास, भूगोल आदि और विज्ञान आदि से सम्मत होने चाहिए। जैसे दानवीर कर्ण इंद्रप्रस्थ के राजा थे। अब ये वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये इतिहास विरुद्ध तथ्य है। महाभारत 45 दिन तक चला। हम जानते हैं महाभारत 45 दिन नहीं चला, 18 दिन चला, यानी कि ये इतिहास विरुद्ध तथ्य है। मालदीव भारत के उत्तर में है। नहीं, हम इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भूगोल के विरुद्ध तथ्य है। मालदीव भारत के उत्तर में स्थित नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के परमाणु परस्पर मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसे हम पूरी वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है, इसमें अर्थ प्रकट करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान सम्मत वाक्य नहीं है। इन वाक्यों में तथ्यात्मक सत्यता की कमी है, अतः इन्हें हम वाक्यों की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसे कहते हैं योग्यता, यानी कि हर वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरी जो विशेषता है वाक्य की वो है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की इच्छा ही आकांक्षा कहलाती है। यदि वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाए तो उसे हम अधूरा वाक्य कहेंगे, पूरा वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे अर्थ जो है वो पूरी तरीके से हमारा अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। जैसे यदि कहा जाए खाता है तो आगे कुछ और शब्दों की आकांक्षा हो रही है ना। क्या खा मतलब खाता है, क्या खाया जा रहा है, एक आकांक्षा हो रही है ना। या यदि इससे स्पष्ट अर्थ भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो रहा। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा है, खाता है तो खाता है क्या यहाँ क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है या बैंक में जो अकाउंट है उसके लिए प्रयोग हुआ है? और बैंक में अकाउंट है तो सीधा सा हमारे मन में दूसरी एक आकांक्षा आ रही है कि जैसे खाता है तो किसका खाता है, कहाँ खाता है ना, मतलब अकाउंट तो किसका अकाउंट है या कहाँ अकाउंट खोला गया है। और यदि क्रिया के रूप में खाता है तो क्या खाता है, कौन खाता है। तो ये जो दूसरे पद की आकांक्षा हो रही है इसे हम कहते हैं वाक्य में आकांक्षा का तत्व। जरूरी है, नहीं तो ये वो वाक्य नहीं कहलाएगा। निकटता वाक्य तब पूर्ण माना जाएगा जब वाक्य के जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनमें बोलते और लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता होना बहुत आवश्यक है। पदों के बीच में यदि हम दूरी कर दें लिखते समय या बोलते समय बहुत अंतराल कर दें, जैसे मैं अभी मैं बोलूं कोई शब्द ऐसा ये है पक्षी है, तो ये अर्थक हो रहा है। मैं एक साथ बोलूं यह है पक्षी है, तो ये पूरे जो शब्दों का समूह है वो एक अर्थ अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं अपन, गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो इसका मजा ही खत्म हो गया, वाक्य का अर्थ ही खत्म हो गया, वाक्य हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसके विपरीत यदि हम इसका जो प्रवाह है, इसकी जो दूरी है लिखते समय और बोलते समय जो इसका प्रवाह है, यदि हम उसका ध्यान रखेंगे तो ये पूर्ण अर्थ दे पाएगा। जैसे हमने कहा गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। अतः वाक्य को स्वाभाविक और आवश्यक बलाघात के साथ बोलना अति आवश्यक है, तभी वो अपना अर्थ अभिव्यक्त
कर पाएगा और इसके साथ साथ उसमें निकटता का गुण भी होना चाहिए। पांचवा जो इसका तत्व माना जाता है वाक्य का, वह है पदक्रम। वाक्य में शब्दों का उचित पदक्रम का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सुहावनी है रात होती है चांदनी, इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित नहीं है, तो इसीलिए हम इसको वाक्य नहीं मानेंगे। इसको ऐसा होना चाहिए, चांदनी रात सुहावनी होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वाक्य है, वाक्य में जो शब्दों का क्रम है वो क्रम एक निश्चित होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, व्याकरण की दृष्टि से हमारे यहाँ पहले कर्ता आता है हिंदी में, और कर्ता के बाद कर्म आता है, कर्म के बाद क्रिया आती है। तो ये पदक्रम होना चाहिए, तब वो अपना पूरा अर्थ अभिव्यक्त करता है। अन्वय, अब अन्वय का क्या मतलब है? अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म, लिंग और वचन का जो उचित मेल होता है आपस में, उसको अन्वय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, बालक और बालिकाएं गई। अब इस वाक्य में कर्ता का क्रिया से अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा? बालक और बालिकाएं गए। तो ये जो हम कर्ता का क्रिया से या वचन, कर्म, लिंग, इनका जो आपस में मेल है, जो उचित मेल है, अनुकूल मेल है, उसको हम अन्वय कहते हैं। और ये यदि अन्वय है तो वाक्य अपना अर्थ प्रकट कर पाएगा पूरी तरीके से, वरना जो वाक्य है वो निरर्थक सा लगेगा। तो ये मैंने आपको 6 वाक्य के प्रमुख तत्व बताए। अब देखते हैं वाक्य के अंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। एक अंग है उद्देश्य और एक अंग है विधेय। जैसे इंग्लिश में उद्देश्य को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और विधेय को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है आइए समझते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मीशा किताब पढ़ती है, अब किसके बारे में कहा जा रहा है? मीशा। तो मीशा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, उद्देश्य हो गया ना। कुणाल दौड़ता है, किसके बारे में बात हो रही है? कुणाल के बारे में बात हो रही है, तो जो कुणाल है वो क्या हो गया? उद्देश्य। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। ठीक है, जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, तो बात किसके बारे में कही जा रही है? व्यक्ति के बारे में कही जा रही है। व्यक्ति क्या हो गया? उसका उद्देश्य हो गया, लेकिन उस कर्ता का विस्तार क्या है? परिश्रम करने वाला व्यक्ति। तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो पूरा ये जो पद है वो उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, उद्देश्य के जो 2 भाग होते हैं, एक तो कर्ता और कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित कोई शब्द। जैसे अभी हमने कहा परिश्रम करने वाला व्यक्ति, तो कर्ता कौन है? व्यक्ति है, लेकिन उससे संबंधित शब्द क्या है? उसके विशेषण क्या है? परिश्रम करने वाला। तो ये परिश्रम करने वाला व्यक्ति पूरा, ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। अब देखते हैं विधेय, यानी कि प्रेडिकेट क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, उसे हम कहते हैं विधेय। जैसे खुशी किताब पढ़ती है, इस वाक्य में किताब पढ़ती है ये विधेय है, क्योंकि खुशी उद्देश्य है और खुशी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो है किताब पढ़ती है, तो इसलिए किताब पढ़ती है क्या हो गया? विधेय। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार भी आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली मधु अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। अब इस वाक्य में विधेय गई है, लेकिन उसका विस्तार देखिए, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर। ठीक है, तो ये पूरा इसका विस्तार हो गया विधेय का। विधेय के जो भाग होते हैं वो 6 भाग माने गए हैं। पहले क्रिया, क्रिया के विशेषण, कोई क्रिया का जो विशेषण है, फिर कर्म का कोई विशेषण, कर्म से संबंधित कोई शब्द, फिर पूरक और पूरक का कोई विशेषण। इस तरीके से विधेय के 6 भाग हो जाते हैं। ठीक है, अब विशेष इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यूँ तो हम कहते हैं कि जो वाक्य है, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, लेकिन जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं उनमें विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा हुआ होता है। जैसे हम कहते हैं जाओ, तो अब इसमें क्या है? इसमें हमें विधेय तो दिख रहा है, लेकिन इसमें हमको उद्देश्य नहीं दिखाई दे रहा है। खड़े हो जाओ, इन दोनों वाक्यों में जिसे आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य अर्थात वहां ना जाने वाला तुम और खड़े हो जाओ तुम या आप अर्थात उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है। हम जानते हैं कि ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है उसको ये वाली बात कही जा रही है। वाक्य के भेद,
बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य के जो भेद हैं वो हम दो आधार पर पढ़ेंगे, एक रचना के आधार पर पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो पहले देखते हैं हम वाक्य के भेद रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला साधारण या सरल वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस भी कह देते हैं। मिश्रित वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और तीसरा है संयुक्त वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ये मैं आपको इंग्लिश में टर्म्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों चीज पढ़ते हैं तो कोरिलेट कर पाएंगे। जो जो चीज बिल्कुल समान है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। एक जो चीज अंतर था, पद क्रम में जैसा अंतर होता है, इंग्लिश में तो आप देखते हैं पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ जाता है, सीधा आपकी वर्ब आ जाता है, और वर्ब के बाद फिर कर्म आता है। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अलग है। हिंदी में पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद कर्म, और कर्म के बाद क्रिया। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये उद्देश्य, हमने प्रेडिकेट पढ़ा, हमने सब्जेक्ट पढ़ा, ये इंग्लिश और हिंदी में समान है। तो यदि हम थोड़ा तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण वाक्य कैसे कहते हैं, सरल वाक्य कैसे कहते हैं। नाम से मालूम पड़ रहा है, सरल, साधारण। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वह साधारण वाक्य कहलाता है। मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें ध्यान रखें, एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है ना, एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। पानी बरसा, एक ही क्रिया है। राम पाठशाला जाता है, एक ही क्रिया है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय एक है, अतः ये साधारण और सरल वाक्य है। यहाँ में एक बात का ध्यान और रखना पड़ेगा, कहीं कहीं हमको जो उद्देश्य होता है, जो कर्ता होता है, वो 2 मिल सकते हैं लेकिन वो क्रिया एक ही कर रहे होंगे। जैसे राम और सीता वन को गए, ठीक है ना, तो ये साधारण वाक्य कहलाएगा, क्यों, क्रिया तो एक ही है वन को जाने की। कर्ता 2 हो सकते हैं, राम और सीता, वो 2 हो सकते हैं, पर क्रिया तो एक ही है। तो ये बात हमको ध्यान में यहाँ रखनी चाहिए। यह है सरल वाक्य। अब देखते हैं हम मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य कैसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थात 2 ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक तो हो उपवाक्य, है ना, मुख्य उपवाक्य हो, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्लॉज, और एक गौण और आश्रित उपवाक्य, इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। तो वो जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, या उससे मिश्र वाक्य बनता है। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। उपयुक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है तथा सफल वही होता है, ये मुख्य उपवाक्य है, और भारत जीतेगा जो परिश्रम करता है, ये गौण उपवाक्य है, इसलिए ये मिश्र वाक्य कहलाए जाएंगे। और थोड़ी सी अपन इसकी पहचान पढ़ लेते हैं कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य आपस में मिले हों, और किन शब्दों से मिले हों, कि छोटी ई की वाली की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, तहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों से जुड़ा हुआ हो तो हम समझ जाएं कि ये मिश्रित वाक्य है। ये मैंने आपको एक मोटी मोटी पहचान बताई है कि यदि ये शब्द आपको दिख जाए तो आप फौरन फटाफट पहचान लें कि ये मिश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य के जो मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे प्रमुख उपवाक्य कहते हैं। कई अपने बार प्रश्न भी आता है एग्जाम में कि इसमें से मुख्य उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो ध्यान रखें कि जो जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय है वो ही मुख्य उपवाक्य कहलाएगा, और दूसरे वाक्य को हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को हम कभी कभी सहायक वाक्य भी कह देते हैं। तो सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते हैं, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। इनमें एक मुख्य वाक्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं भी मिलती हैं। जैसे जब मैं घर से निकला तब बारिश हो रही थी। अब देखिए इसमें 2 समापिका क्रिया हैं। यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे, एक से अधिक समापिका क्रिया है। वह काम हो गया है जिसे करने के लिए आपने कहा था। तो ये थोड़ी कुछ पहचान है अलग से, जो मैंने आपको मिश्र वाक्य की अलग अलग पहचान बताई है। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक या तो सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य अवयवों के द्वारा जुड़े हुए हों, संयुक्त हों। अर्थात जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि वो जो वाक्य जुड़े हुए हैं वो अपने आप में स्वतंत्र भी हों। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों के द्वारा, कौन से योजक के द्वारा? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से यदि जुड़े हों तो हमें समझना चाहिए कि ये संयुक्त वाक्य है। तो मैंने आपको मिश्र वाक्य के भी वो बताए हैं जो संयोजक शब्द हैं, और संयुक्त वाक्य के भी समझाए हैं। तो आप इन शब्दों को भी ध्यान में रखेंगे तो आप फौरन पहचान जाएंगे कौन सा मिश्र वाक्य और कौन सा संयुक्त वाक्य है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वाक्यों में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। अब देखिए, रमेश ने काम किया, वह अपने घर चला गया, ये दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों सरल वाक्य हैं और इनको हमने दोनों को और से जोड़ दिया, ये संयुक्त वाक्य बन गया, है ना। वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट आया। वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट आया, ये दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को हमने परंतु से जोड़ दिया। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है ना। तो राहुल विद्यालय जाता है, मन लगाकर पढ़ता है, इसको हमने और से जोड़ दिया। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे हुए होते हैं। थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी कि कई बार संयुक्त वाक्य काफी लंबे लंबे और ऐसे उलझे हुए होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। अब इसको देखना, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। काफी लंबा वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें दो मिश्र वाक्यों को जोड़ा गया है। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, ये एक मिश्र वाक्य है। दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, ये दूसरा मिश्र वाक्य है। अब इन दोनों मिश्र वाक्यों को हमने जोड़ दिया और से, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर हमने संयुक्त वाक्य बनाया है। इस प्रकार मैं आया और वह गया, ये देखने में बिल्कुल सरल है लेकिन है ये भी संयुक्त। क्या कि मैं आया अपने आप में सरल वाक्य है और वह गया सरल वाक्य, दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया और से, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। तो कभी मिश्र वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बन सकता है, कभी सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बन सकता है, कभी एक सरल और एक मिश्र वाक्य को जोड़कर संयुक्त वाक्य बन सकता है। यहाँ ये याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। माना वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। पर हमें एक बात यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें परस्पर जुड़ने वाले जो एक से अधिक वाक्य हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्वतंत्र कहने का मतलब ये नहीं है कि इनके बीच आपस में कोई अंतर संबंध नहीं है। वस्तुतः इनके बीच एक खास तरीके का संबंध है, तभी तो हमने इनको आपस में जोड़ा है। जैसे मैं आया और वह गया, तो इसमें आया और वह गया इसमें एक अंतर संबंध है कि मेरे आते ही वह चला गया, तो उस तरीके से हमने दोनों को आपस में जोड़ा है। तो इनके बीच बनने वाले संबंधों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त वाक्यों को चार भागों में बांटा जा सकता है। संयुक्त वाक्य के जो चार वो भाग हैं वो हैं संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोध सूचक संयुक्त वाक्य और परिमाण सूचक संयुक्त वाक्य, परिणाम सूचक संयुक्त वाक्य। इस बात का हमें ध्यान रखना है। वाक्य के भेद अब देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। अब तक हमने देखे रचना के आधार पर, सरल वाक्य देखे, मिश्र वाक्य देखे और संयुक्त वाक्य देखे, और उनकी पूरी डिटेल, उनकी पूरी अच्छी तरीके से उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या उदाहरण हैं, क्या उनके संयोजक हैं, वो सब कुछ हमने देखा। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं, है ना। इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, जैसे विधानवाचक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य, इंटरजेक्शन सेंटेंस, आज्ञावाचक ऑर्डर सेंटेंस, इच्छावाचक सेंटेंस डिनोटिंग डिजायर, संदेहवाचक डाउटफुल सेंटेंस एंड संकेतवाचक वाक्य मतलब इंडिकेटिव सेंटेंस। ये 8 प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, 8 प्रकार के जो वाक्य हैं, वो अर्थ के आधार पर हम वाक्यों के भेद करते हैं।
आइए एक एक जो प्रकार है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिसे अभी अपन ने बोला अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या है ये? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने दूध पिया, है ना, ये हमें एक सूचना मिली क्रिया की कि उसने दूध पिया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये एक क्रिया का होना पाया जा रहा है यहाँ पर, इसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, निषेध, मना। जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं हो रही है, मैं घर आज नहीं जाऊंगा, मतलब काम का ना होना पाया जाए। प्रश्नवाचक वाक्य, नाम से मालूम पड़ रहा है जिसमें प्रश्न पूछा जाए, है ना। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव हो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, कोई जिज्ञासा प्रकट की जा रही है। तुम कल कहाँ गए थे, मतलब कुछ प्रश्न का भाव है, कुछ पूछा जा रहा है, इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। आज्ञावाचक वाक्य, नाम से मालूम पड़ा आज्ञा दी जाए, जिसमें वाक्य में आज्ञा या आदेश या विनय का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब आप जा सकते हैं, भिखारी को भीख दे दो, तो इसमें क्या है, एक आदेश का भाव है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का बोध हो, यानी कि एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, निर्भर हो, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे, तो इसमें क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड है, मतलब परिश्रम करोगे तो ही सफल होगे। तो एक जो परिश्रम, सफल होने की जो क्रिया है वो परिश्रम होने की क्रिया पर डिपेंड कर रही है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, तो ये इसमें शर्त है, संकेत है, इसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा, ऐसा जो आंतरिक भाव है वो प्रकट हो, उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, मतलब देख खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। हाय वह दुर्घटना में घायल हो गया, दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, इनका ज्ञान हो, इनका बोध हो, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चिरंजीव रहो, आशीर्वाद का भाव है ना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आशीर्वाद का भाव है। तो इस समय इच्छावाचक वाक्य हमारी इच्छा प्रकट कर रहा है कि हमारी इच्छा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये हमारी इच्छा है, तो ये इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा काम के होने में संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिसमें डेफिनेट नहीं हो कि काम होगा या नहीं होगा। जैसे कल शायद सुमन आ जाए, संभावना है, शायद है, संदेह है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। संभवतः आज वर्षा हो जाए, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रकार हमने अर्थ के आधार पर ये 8 वाक्य देखे हैं। मैंने अब तक आपको वाक्य की परिभाषा बताई, वाक्य की विशेषताएं बताई, वाक्य की क्या तत्व होते हैं वो तत्व बताए, मैंने वाक्य के प्रकार बताए, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर पूरी डिटेल आपको मैंने समझाई है। अब जो मैंने समझाया है उसके आधार पर आइए हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने, आप इन क्वेश्चन के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं और फिर मैंने लास्ट में आंसर दिए, वहां मिलाना कि आपको कितना समझ में आया, मतलब कितने प्रश्न आपके सही हैं। यदि आपके प्रश्न अधिकतर सही है तो इसका मतलब आपको समझ में आया है, नहीं तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखें, चीज़ों को क्लियर करें। और फिर भी यदि आपके मन में कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं कि मैडम ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि कोई आदमी पूर्ण नहीं होता, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारी आशाओं पे, जो तुम्हारी अपेक्षा है उन अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से भी खरी नहीं उतर रही हूँ, लेकिन आप यदि मुझे बताते रहेंगे तो मैं अपने आप में सुधार करती रहूँगी। और फिर कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, मैं जब अपने आप में सुधार करूंगी तो निश्चित रूप से आपके बताए अनुसार तो मेरे पढ़ाने में और ज़्यादा निखार आएगा और मैं आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड कर पाऊंगी। तो अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। वाक्य कहते हैं, अब देखिए 4 ऑप्शन है, पदों के सार्थक समूह को, शब्दों के समूह को, वर्गों के समूह को, उपयुक्त समूह को। अब हो सकता है आप शब्दों के समूह पे जा रहे हो, लेकिन नहीं, जो वाक्य है वो पदों का समूह है, और पदों का भी कैसे, सार्थक पदों का समूह है। तो इसमें जो पहला आंसर है वो सही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। वाक्य में उद्देश्य, मैंने आपको याद हो तो आपको बताया था मैंने कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाए
उद्देश्य के बारे में, वो विधेय है। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी कि कर्ता। तो यहाँ कर्ता कौन है? अखबार कौन पढ़ रहा है? पिताजी। तो इसका आंसर तीसरा वाला है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वाक्य में विधेय क्या है? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। अब यहाँ कर्ता कौन है? अध्यापक। अब अध्यापक के बारे में क्या कहा जा रहा है? पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ा रहे हैं वो हो गया यहाँ का विधेय। मैं बीमार होने के कारण विद्यालय न जा सका, है ना? ये वाक्य है। क्या मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई भी नहीं? मैं बीमार होने के कारण विद्यालय न जा सका, ये कौन सा है इसमें? मिश्र, संयुक्त, सरल, या इनमें से कोई नहीं? जो इसका आंसर है आप टिक करें, और नीचे मैंने आंसर दे रखा है वहां पर आप चेक करें। रीता गाना गाकर मंच से नीचे उतर गई, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या कोई सही नहीं है? कई बार मैंने देखा है बच्चों को प्रैक्टिकल करते हैं, जो बड़ा वाक्य होता है वो समझते हैं ये तो संयुक्त मिश्र होगा। नहीं, अब थोड़ा सा देखिए इसमें क्रिया कितनी है। यदि एक क्रिया है तो भी ये सरल वाक्य होगा, है ना? तो इस बात का आप ध्यान से देखिए, टिक लगाइए, और नीचे आंसर है वहां पर टैली कीजिए। मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। एक तो प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़ना है हमको। इसमें यह नहीं पूछा गया मिश्र वाक्य कौन सा है, इसमें यह पूछा गया कि मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 3 तो होंगे मिश्र वाक्य और 1 मिश्र वाक्य नहीं होगा। जब तुम जाओगे तब मैं भी जाऊंगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब देखिए इसमें 3 तो मिश्र वाक्य और 1 कोई और तरीके का वाक्य होगा, है ना? जैसे रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो आप देखिए इसमें 3 तो मिश्र वाक्य होंगे और 1 या तो कोई सरल होगा या फिर संयुक्त होगा। आपको छांटना है इसमें से कि कौन सा वाक्य है ऐसा, और निशान लगा के नीचे से उत्तर में से टैली करना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर विस्मयादिबोधक वाक्य का भेद बताइए। अब ये पूरे पढ़िए, इसमें से फिर आपको बताना कि विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है। वह भारत मैच जीत गया, तुम यहाँ से चले जाओ, कल शायद मैं तुम्हारे घर आऊं, यदि बारिश हो जाती तो फसल अच्छी होती। अब देख लेना आप कि इसमें विस्मयादिबोधक मैंने क्या बताया कि जहां पर आश्चर्य का या कोई मतलब इस तरीके का भाव, हमारे मन का जो भाव हो वो प्रकट हो ना, उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। मैंने आपको अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भेद बताए, 8। अब देखिए इसमें कौन सा वाक्य ऐसा है जो अर्थ के आधार पर नहीं होता है? सरल वाक्य, संकेत वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। आपको इसमें से छांटना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। निम्न में से सरल वाक्य नहीं है। राजेश पतंग उड़ा रहा है, वह खाना खाकर सो गया, सरिता चित्र बना रही है, बहुत परिश्रम किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। अब इसमें से आप छांट लीजिए कि इसमें से कौन सा सरल वाक्य नहीं है, और वो जो आपका सही उत्तर है उसे टिक लगाइए, और फिर नीचे मैंने उत्तर दे रखे हैं, उत्तर में से आप चेक कर लीजिए। तो यदि आपको मेरी ये सारी जानकारियाँ पसंद आई हैं तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।